हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स एंड मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र। आज के ज़माने में अगर कोई इन्वेंशन है जो हमें सच में इस चेंजिंग और इन्वायरमेंट से और आज की जितनी भी कठिनाई भरे एटमॉस्फेरिक कंडीशन आ रहे हैं उन सब में अगर कोई चीज़ हमें बचा सकती है तो है साइंटिफिक इनोवेशन। और उस साइंटिफिक इनोवेशन में सबसे बड़ा अगर कोई नाम मैं लेना चाहूँगा तो वो लेना चाहूँगा ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। क्योंकि आज हर जगह खेतियाँ कम हो रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, खाने खाने की किल्लत है, न्यूट्रिशन की किल्लत है। आप हर जगह मेडिसिन नहीं भेज सकते, आप हर जगह खाना नहीं भेज सकते, आप लोगों को न्यूट्रिएंट नहीं दे सकते। इन सारे चीज़ों का आंसर बस एक ही है, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। आज खेतियों में लाखों का नुकसान हो रहा है, लोग फसल बर्बाद हो पा रही है, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे वो पानी की वजह से हो, या चाहे वो किसी फंगल अटैक की वजह से हो। पर आजकल हमारे या पूरे दुनिया में कोई एक चीज़ है जो हमारे आने वाली तकलीफ को कम कर सकती है तो वो है ट्रांसजेनिक क्रॉप। ओके, ट्रांसजेनिक क्रॉप का मतलब क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है? मतलब ट्रांसजेनिक क्रॉप वर्ड ही आप देखोगे, ट्रांसजेन वर्ड में है ट्रांसजीन। ट्रांसजीन मतलब ट्रांस मीन्स अपोजिट या बाहर का अपोजिट, और जीन मतलब बाहर का जीन या अपोजिट जीन। सपोज एखादे ऑर्गेनिज्म में कहीं बाहर का जीन अगर इंटरेस्ट ऑफ जीन, तो वो जीन रहेगा ट्रांसजीन। अब वो ट्रांसजीन अगर मैं क्रॉप में डालूंगा, क्रॉप मीन्स किसी प्लांट में जो हम लगाते हैं फील्ड में, उस प्लांट में अगर मैं डालूंगा तो वो हो जाएगा ट्रांसजेनिक क्रॉप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स genetically modified plants in which foreign source genes have been introduced inserted into desired targeted plants। मतलब ऐसे प्लांट जिसमें हम कोई बाहर का जीन डालते हैं, बाहर का जीन मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन डालते हैं प्लांट के अंदर, और वो जीन कुछ काम करता होगा या कोई नया ट्रेड देता होगा, उस जीन की क्वालिटी होंगी, वो जीन कोई केमिकल प्रोड्यूस करता होगा, या वो जीन प्रोडक्शन बढ़ाता होगा, वो जीन डिजीज रेजिस्टेंट देता होगा, वो जीन कुछ भी, वो जीन जो कैरेक्टर देता होगा उस कैरेक्टर को अगर मैं प्लांट्स के अंदर डाल दूँ। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने सोचा कि इंसुलिन प्रोडक्शन करना है मुझे, अगर मुझे इंसुलिन का जीन मैंने किसी प्लांट एनिमल से निकाला, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, काऊ हो, पिग हो, किसी में से निकाला, और वो जीन मैंने प्लांट्स के अंदर डाला, तो हो सकता है हमें आगे जाके ऐसे प्लांट्स मिले कि जो खाने के बाद हमें इंसुलिन मिल जाए, मतलब हमें कहीं इंजेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। तो ये रिसर्च आगे आगे बढ़ रहा है, और ऐसे कुछ सालों बाद आपको ऐसा समय आएगा कि लोगों को दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, आपको बस खाना खाना पड़ेगा। और आपको खाना मीन्स आपको राइस में, गेहूँ में, आपके फलों में विटामिन आ जाएंगे, आपके फलों में दवाइयाँ आ जाएंगी, आपके फलों में वैक्सीन आ जाएंगी। अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है एडिबल वैक्सीन कहते हैं उसे हम, मतलब आपके आलू में वैक्सीन डाल दिया जाएगा, और वो आपने आलू की सब्ज़ी खाई तो आपको वैक्सीनेशन हो जाएगा, आपको लंबी लंबी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आगे इन्वेशन हो रही है, तो हम आगे जाके ऐसा दिन भी देखेंगे कि हमको दवाइयाँ कम खानी पड़ेंगी और खाना ज़्यादा खाना पड़ेगा। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि अभी इतने इन्वेशन आगे है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में कि रोज़ रोज़ नए नए इन्वेशन हो रहे हैं। तो अगर एक क्वालिटी वाला जीन या फिर मुझे जो जीन कैरेक्टर चाहिए वो जीन अगर मैं प्लांट्स के अंदर डाल दिया, एक खाली जगह उसको इंसर्ट कर दिया, और वो जीन ने अपना क्वालिटी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, तो वो क्वालिटी उस जीन की उस प्लांट के अंदर आ जाएंगी। तो हम इस ऐसे प्लांट कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। और ये जो प्रोसेस होती है, मतलब एक जीन एक एनिमल का, एक ऑर्गेनिज्म का जीन प्लांट्स के अंदर डालने का, और फिर उसको डालते वक्त जो प्रोसेस होती है, हम उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उस प्रोसेस हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर सपोज मैंने जीन डाल दिया, लेकिन वो जीन वो प्लांट सेल ने एक्सेप्ट करना चाहिए, लेना चाहिए, तो लेने के बाद जो टेक्निक होती है हम उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। इसे एक दूसरा नाम में, इस फील्ड का एक दूसरा नाम भी है जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ये सारे आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। ओके, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, और ट्रांसजेनिक प्लांट को दूसरा नाम है GMO, मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अभी आपने बीटी कॉर्ड का एग्जाम्पल सुना होगा, बीटी कॉर्ड का एग्जाम्पल है आपके पास, फ्लावर सावर टोमेटो का एग्जाम्पल है, बीटी कॉर्ड का एग्जाम्पल आप फेमस एग्जाम्पल है, गोल्डन राइस के एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। अब जो बेसिक थ्री स्टेप्स है, मतलब हम ट्रांसजेनिक
प्लांट्स या ट्रांजिशन क्रॉप कैसे बनाते हैं, तो उसकी 3 बेसिक स्टेप है। सबसे पहले कि मुझे वो जीन असर्ट करना पड़ेगा जो मेरा इंटरेस्टेड जीन है। मतलब सपोज मैंने एग्जांपल लिया इंसुलिन जीन का, अब मुझे इंसुलिन जीन उस एनिमल से निकालना पड़ेगा। फिर वो जीन निकालने के बाद उस जीन को एक वेक्टर में डालना पड़ेगा, चाहे वो वेक्टर वो फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो। फिजिकल मतलब पॉलीइथीलीन ग्लाइकॉल केमिकल मेथड, या फिर शॉक मेथड, या फिर इंजेक्शन डायरेक्ट मेथड, माइक्रो इंजेक्शन मेथड, इस जरिए मैं वो उसे प्लांट्स के अंदर डालूंगा, या फिर वेक्टर को इन्फेक्ट करूंगा प्लांट के साथ। तो ये बेसिक है 3 स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम देखते हैं इसका इतिहास कि ये ट्रांजिशन क्रॉप्स कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले 1983 में माइकल डब्ल्यू बेवेन ने और रिचर्ड बी फ्लावर एंड मैरी डेल कीटन ने एक फर्स्ट प्लांट बनाया था 1983 में। उन्होंने टोबैको को इन्फेक्ट किया था एग्रोबैक्टीरियम के साथ, और एग्रोबैक्टीरियम में उन्होंने एक जीन डाला था जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफ़र हो गया टोबैको प्लांट के अंदर। अब टोबैको प्लांट को अगर मैं उस एंटीबायोटिक का कोई जो बीमारी होती है उसको, वो बीमारी के अगर कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्ट किया मैंने टोबैको मर नहीं रहा था, क्योंकि टोबैको में ऑलरेडी एंटीबायोटिक आ गया था। वो कैसे आ गया था, क्योंकि मैंने मीन्स ये रिचर्ड बेवन और चिल्टन, ये तीनों साइंटिस्ट ने उसके अंदर एक जीन डाला था जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए वो आगे प्लांट्स आगे सरह हो पाया और ग्रो हुआ। तो इस तरह से उन्होंने एक नई टेक्निक का इन्वेंशन किया कि हम एंटीबायोटिक जीन जब ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो हम बाकी जीन भी प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन 2000 विटामिन ए इन रिच गोल्डन राइस वॉज द फर्स्ट प्लांट डेवलप विथ इंक्रीज न्यूट्रिएंट वैल्यू। इससे पहले भी बन चुके हैं। बीटी कॉटन है रेजिस्टेंट टू प्लांट आने के लिए। फ्लावर्स और टोमेटो है, मतलब टोमेटो जल्दी पक ना जाए, टोमेटो की लाइफ स्टाइल ज़्यादा बढ़े। मतलब अगर हमने लाल टोमेटो लिया तो वह लाल टोमेटो 10 से 12 दिन तक लाल रहना चाहिए, कड़क रहना चाहिए, वो पिलपिला नहीं होना चाहिए। इसलिए हम उसके अंदर जीन डालते हैं जो उसको पकने की प्रोसेस को कम कर देता है। ओके, तो इस तरह से टोमेटो बनते हैं, उसका लाइफ स्टाइल बढ़ जाता है। ये गोल्डन राइस के हम विटामिन ए से इनरिच करके येलो कलर के या गोल्डन कलर के राइस हम साइंटिस्ट लोग बेचते हैं, या फिर आजकल बाजार में आ रहे हैं, हम उसे कहेंगे गोल्डन राइस। तो ये एग्जांपल है। अब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैंने अभी वो वेक्टर डाल दिया प्लांट के अंदर। ओके, 3 स्टेप्स के में मैंने वेक्टर डाल दिया प्लांट के अंदर, या मैंने जीन डाल दिया। अब वो जीन को फॉरेन डीएनए और फॉरेन डीएनए को अब प्लांट सेल कैसे अपने अंदर लेती है। ओके, फिर लेने के बाद वो अपने आप को वो जीन को कहाँ इंसर्ट करती है, वो जीन कहाँ जाता है, ये सारे प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। अब मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जनरली देयर आर 2 मेथड ऑफ जीन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, वन है इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा है डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहते हैं कि हम एक एग्रोबैक्टीरिया नाम का बैक्टीरिया है, हम उसे बायोलॉजिकल वेक्टर भी कहेंगे। हम उस वेक्टर के सेल्स के अंदर या डीएनए के अंदर अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो जीन मुझे प्लांट्स में डालना है, वो जीन में बैक्टीरिया के इंसर्ट करूँगा। फिर वो बैक्टीरिया से मैं इन्फेक्ट करूँगा प्लांट को। फिर वो प्लांट को जब बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा तो वो अपना डीएनए प्लांट के अंदर छोड़ेगा। तो प्लांट के अंदर जो अपना डीएनए छोड़ेगा उसके बाद वो हमने उस बैक्टीरिया के अंदर जो अपना डीएनए डाला था काम का डीएनए, वो डीएनए भी उस बैक्टीरिया डीएनए के साथ प्लांट के डीएनए में चला जाएगा। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। और दूसरा है डायरेक्ट जीन मेथड। हम यहाँ पर किसी वेक्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट प्लांट सेल के अंदर वो जीन डालते हैं। ओके, डायरेक्ट, चाहे वो अलग अलग मीन्स के द्वारा हो या अलग अलग टेक्निक के द्वारा हो, हम डायरेक्ट होस्ट के अंदर प्लांट होस्ट के अंदर हम वो जीन डालते हैं। ये है चार्ट ट्री डायग्राम, मेथड ऑफ जीन ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल मेथड, डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर हम पढ़ने वाले हैं एग्रोबैक्टीरियम जीन ट्रांसफर, और डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर पढ़ने वाले हम फिजिकल। केमिकल मेथड हम नहीं पढ़ने वाले हैं। केमिकल मेथड बस एक ही एग्जाम्पल में पढ़ने वाले हैं, कैल्शियम कार्बाइड मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो अभी प्रोसेस फिलहाल में फेमस है। एक है पॉलीइथीलीन ग्लाइकोल मेडिएटेड, एक है डायमिथिल सल्फोनेट पॉलीकैटायनेशन, एक है DAE डेक्स्ट्रॉन मेथड, एक है कैल्शियम फास्फेट कोर प्रेसिपिटेशन मेथड, या फिर कैल्शियम कार्बाइड
मेथड, और फिजिकल में है इलेक्ट्रोपोरेशन, बॉयलिस्टिक, हम उसे गन बमन मेथड भी कहते हैं, और माइक्रोपोजेटिव मेथड भी कहते हैं, मैक्रो इंजेक्शन और माइक्रो इंजेक्शन दो में से एक, और लाइपोसोम मीडिएटेड। ये है कुछ एग्जांपल डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर के। तो हम पहला लेंगे डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का पहला इलेक्ट्रोपोरेशन। ओके, प्लांट मटेरियल्स आर इंक्यूबेट इन बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग डीएनए एंड सब्जेक्ट टू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स। आप सभी को पता है कि जो प्लांट मेम्ब्रेन है या फिर प्लांट हमारी सेल मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, अपने पोर्स रहते हैं, चैनल्स रहते हैं, वो क्लोज रहते हैं, वो सिलेक्टिव परमिएबल होते हैं, वो किसी को अंदर आने नहीं देते, वो उसी को आने देते हैं जिसका कोई पहचान का होगा, रिसेप्टर होगा प्लांट मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, या फिर कोई कैरियर मॉलिक्यूल होगा, उसके सेल के अंदर कोई कैरियर मॉलिक्यूल होगा, या फिर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अगर सेल के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर ज़्यादा है तो वो बाहर से अंदर आ सकता है, लेकिन कैसे आएगा, उसकी साइज़ के ऊपर। अगर साइज़ पोर की साइज़ कम रही तो वो नहीं आ पाएगा। पोर की साइज़ के हिसाब से अगर मॉलिक्यूल रहा तो मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से आ सकता है। तो हम साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, जीन में जो डीएनए होता है वो बड़ा होता है, उसकी साइज़ बड़ी होती है, लेंथ बड़ा होता है, तो उतना बड़ा जीन हमें प्लांट मेम्ब्रेन के अंदर डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो बारीक बारीक पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं या जो चैनल होते हैं, हम उसको बड़ा करना पड़ेगा। तो ये बड़ा कब होते हैं, अगर हम कुछ माइक्रो सेकंड के लिए कुछ माइक्रो करंट मिली वोल्ट करंट अगर हम दे दें, ओके, कुछ ही सेकंड के लिए हम कुछ करंट वोल्टेज करंट दे दें, हाई वोल्टेज करंट, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर्स ऐसे वाइड ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही प्लांट्स मेम्ब्रेन का अगर पोर्स बड़े हो गए तो हमारी पॉसिबिलिटी है कि हमारा डीएनए बाहर के सॉल्यूशन के साथ ही अंदर चला जाएगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चला जाएगा, वो पानी के साथ या लिक्विड के साथ। तो हम इसमें क्या करते हैं कि प्लांट मटेरियल जो है, सपोज प्लांट मटेरियल हम एक लीफ ले सकते हैं, एक टिश्यू ले सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एक प्लांट मटेरियल लिया, उसको इंक्लूड किया बफर सॉल्यूशन में। बफर सॉल्यूशन मतलब जहाँ पर पीएच मेंटेन रहता है, कंटेनिंग डीएनए, और उस सॉल्यूशन में हमने अपना डिजायर्ड डीएनए डाल दिया। डिजायर्ड डीएनए मतलब डिजायर्ड जीन। अब हम उसे हाई वोल्टेज करंट देंगे। अब जैसे ही करंट उस बफर सॉल्यूशन में से पास होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होगा, तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को करंट मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने पोर्स बढ़ा देंगी, और जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने पोर्स बढ़ा दिए, मतलब उसका छेद, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारीक बारीक छेद है वो बड़े हो गए, जो हमारा डीएनए था बफर सॉल्यूशन में, वो डीएनए उस छेद के जरिए प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा। फिर अंदर जाने के बाद वो इंटीग्रेट हो जाएगा प्लांट जीनोम के अंदर। प्लांट जीनोम के अंदर वो इंटीग्रेट हो गया तो समझ लो हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार हो गया। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट बना कि नहीं बना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके अंदर एक सिलेक्शन मार्कर डालते हैं, एक मार्कर डालते हैं, हमारा जीन के साथ मार्कर जीन डालते हैं। जो जीन अंदर जाने के बाद एक्सप्रेस हुआ कि नहीं हुआ ये पहचाने हम मार्कर जीन डालते हैं। वो मार्कर जीन चाहे वो एंटीबायोटिक हो सकता है, वो मार्कर जीन ग्लीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन हो सकता है, वो माइक्रोजीन बीटा गैलेक्टोसिड्स नाम का केमिकल भी हो सकता है। तो ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि मार्कर जीन क्या होता है। मार्कर जीन मतलब हमारा जीन ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ सेल के अंदर, ये पहचानने के लिए हम जो जीन डालते हैं उसके साथ में तो हम उससे कहते हैं मार्कर जीन। ओके, अब इलेक्ट्रोपोरेशन की कुछ एग्जांपल है, राइस, व्हीट, मेज, इस सेल्स के अंदर में अब तक इलेक्ट्रोपोरेशन की टेक्निक ज़्यादा सफल हुई है। अगर हम विदाउट अगर सेल मेम्ब्रेन निकाल दे, सेल वॉल निकाल दे, तो हम डायरेक्ट प्रोटोप्लास्ट में भी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ये डीएनए अंदर भेज सकते हैं। ये है डायग्राम इलेक्ट्रोपोरेशन की। देखिए सेल मेम्ब्रेन, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक करंट का वोल्टेज बढ़ाया और दिया, तो जो बाहर बारीक मॉलिक्यूल्स थे वो मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो छोटे पोर्स थे वो बड़े हो गए, तो वो अंदर चले गए। वो अंदर चले के बाद मैंने जैसे ही पल्स निकाल दिया, पल्स मतलब कुछ छोटी बस माइक्रो सेकंड के लिए मैं इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज दूंगा, झट से निकाल दूंगा। ये बहुत ज़रूरी होता है आपका टाइमिंग। अगर टाइम ज़्यादा बढ़ गया करंट का, हाई वोल्टेज का, तो सेल मर भी सकती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी टूट सकती है। ओके, तो ये जो टाइमिंग होता है ये काफ़ी ज़रूरी होता है। फिर पल्स कुछ माइक्रो सेकंड जैसे करंट निकालने के बाद अपने आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर्स बंद हो जाएंगे और हमारा डीएनए अंदर चला जाएगा। अब उसकी दो प्रोसेस है इलेक्ट्रोपोरेशन की। एक तो हम लो वोल्टेज
दे सकते हैं और टाइम बढ़ा सकते हैं। मतलब 300-400 वोल्ट का हम करंट देंगे और जो हमारा टाइमिंग वो रहेगा 10 से 50 माइक्रो सेकंड और मिली सेकंड। इससे हमारा जो रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का। दूसरा मेथड है हाई वोल्टेज शॉर्ट पल्सेस। मतलब मैं 1000 से 1500 तक का वोल्टेज दूंगा, वो भी 10 माइक्रो सेकंड के लिए। ओके, 10 माइक्रो सेकंड के लिए। इसमें इसकी जो फ़ायदा ये है कि इससे हम हाई रेट्स ऑफ स्टेबल ट्रांसपोर्टेशन सेल हमें मिलते हैं। और प्रेजेंस ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन 8% टेक्निक में दिया जाता है पहले, इसलिए दिया जाता है ताकि हाई शॉक की वजह से वो मेम्ब्रेन टूट ना जाए। इसलिए हम उस से मेम्ब्रेन के जो सोल्यूशन है जिसमें करंट डालना है वेपर सोल्यूशन, उसमें हम 8% पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल भी डालते हैं। अब एडवांटेज क्या है इस टेक्निक का? इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि हम इस टेक्निक से सेल्स इंटैक्ट सेल, मतलब हमें कोई सेल तोड़ने की ज़रूरत नहीं। प्लांट में से हम प्लांट के ऊपर डायरेक्ट, जब वो प्लांट के ऊपर लीफ है, लीफ के ऊपर अगर वो सेल होगा तो हम उस सेल के अंदर हम केमिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और इफ़िशियंसी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़्यादा बढ़ती है अगर प्लांट मटेरियल हमने अच्छा लिया। प्लांट मटेरियल हमने अच्छा लिया मतलब सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल काफ़ी ज़रूरी है। अगर हमने अच्छा प्लांट मटेरियल सिलेक्ट किया तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका डिसएडवांटेज ये है कि जो हमने जितने भी सेल्स हमारे इंक्यूबेशन में लिए होंगे उस पेटी डिश में, जहाँ में हमने बफर सोल्यूशन डाला और बहुत सारे सेल डाले, तो उस सेल में बस 40 to 50% ही सेल्स वो DNA रिसीव करते हैं। और जो हमारे 50% सेल है वो मर जाते हैं। ये रेशो बता रहा हूँ, नियर अबाउट 50% सेल्स हमारे ट्रांसफर मर जाते हैं। किस लिए? इसकी वजह से, क्योंकि शॉक की वजह से, क्योंकि कुछ प्लांट सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा परसेंट ज़्यादा हो जाता है या फिर मेम्ब्रेन टूट जाती है, तो इसके ज़रिए वो मर जाते हैं और हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है तो प्लांट सेल मर भी सकते हैं। इसलिए इसका डिसएडवांटेज भी है, लेकिन इसका फ़ायदा है कि हमें 40 to 50% ट्रांसफर सेल मिलते हैं। इसका जो रेट है, रेशियो है हमें ट्रांसफर सेल मिलने का, वो ज़्यादा है। माइक्रो इंजेक्शन मतलब हम जैसे इंजेक्शन लेते हैं डायरेक्ट, हम केमिकल हमारे बॉडी के अंदर आते हैं। अब सोचो बस वैसा ही इंजेक्शन हमें देना है प्लांट सेल के अंदर। मतलब जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें इंजेक्शन के ज़रिए हमारे बॉडी में केमिकल इंजेक्शन दवाइयाँ डालता है। अब हम उस दवाई की जगह बस हमने DNA रखा और वो DNA डाला, तो आप सोचिए डायरेक्ट हम DNA डाल रहे हैं प्लांट सेल के अंदर। ओके, तो हम इसमें डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ DNA इनटू प्रोटोप्लास्ट और सेल यूजिंग फाइन टिप पिपेट। एक 0.5 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर की पिपेट होती है। हम उस पिपेट के जरिए प्लांट सेल के अंदर हम वो DNA डालते हैं। प्रोटोप्लास्ट आर इमोबलाइज ऑन द एगारोज और हेल्ड विथ माइक्रोपिपेट अंडर सक्शन। हम पहले प्लांट सेल की सेलवाल निकाल देते हैं, क्योंकि अगर सेलवाल रहा तो हम माइक्रो इंजेक्शन नहीं दे पाएंगे। ओके, हम सेलवाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकाल दिए और प्रोटोप्लास्ट जो बचा है उस प्रोटोप्लास्ट को हमने एगारोज जेल के ऊपर स्टेबल रखा, या फिर हमने उसको माइक्रोपिपेट के जरिए हमने उसको सक्शन करके माइक्रोपिपेट के जरिए हमने उसे रोक के रखा एक जगह। फिर मैं उसके अंदर अपना मतलब साइंटिस्ट लोग अपने डिजायर DNA डालेंगे इंजेक्शन के थ्रू। ओके, हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलती है ट्रांसफॉर्मेशन इस टेक्निक के जरिए वो होती है न्यूक्लियस में 40% और साइटोप्लाज्म में 6%। मतलब 14% जो DNA हम डालते हैं माइक्रो इंजेक्शन के, उसमें 14% DNA न्यूक्लियस में इंटीग्रेट होते हैं और 6% DNA साइटोप्लाज्म में इंड्यूस होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है टोबैको, अल्फा और ब्रासिका स्पीसीज। और इसका जो रेशियो है, फ्रीक्वेंसी है, वो है मतलब ट्रांसफर सेल मिलने की रेशियो हमारा 40 to 16%। मतलब अगर 100 सेल्स के अंदर मैंने माइक्रो इंजेक्शन किया तो मुझे 100 में से 14 से 60% तक का बीच का रेशियो मुझे मिलेगा कि मुझे ऐसे सेल मिलेंगे जो उस माइक्रो इंजेक्शन के जरिए ट्रांसफर हो चुके हैं या फिर नए सेल मिल चुके हैं। इसका एक डिसएडवांटेज, इसका तो फायदे तो बहुत है, क्योंकि इसका अभी पहले कहा कि इसका ट्रांसफर चूँकि ज़्यादा है, एक सक्सेसफुल ट्रांसपोर्टेशन मेथड है। इसमें प्लांट सेल की डेथ का रेशियो भी कम है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, हमें काफ़ी
देर लगती है सॉल्यूशन वो सेल को प्रोटोप्लास्ट सेल वाल से सेल वाल निकालो सेल में से, फिर प्रोटोप्लास्ट बनाओ, प्रोटोप्लास्ट को अगर सेल पे रखो, तो ये टेक्निक होती है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है। और सेकंड कि हमें जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट लगती है प्रैक्टिकल करने के लिए, फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो भी मटेरियल लगता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव सेटअप है। माइक्रो पिपेट, माइक्रो इंजेक्शन, आपको अगर जेल, आपको लगेगा एक मैग्नीफाइंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, माइक्रोफाइंग हैंडलिंग माइक्रोस्कोप, एक लैब, एक एयर कंडीशनर का मतलब ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए काफ़ी खर्चा लगता है। तो ये एक इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये देखिए हम इससे माइक्रोनिज्म एग और उस साइड जो होते हैं हम उसके अंदर भी डायरेक्ट डीएनए डाल सकते हैं। मतलब सपोज अगर प्लांट्स की एम्ब्रियो भी निकाला हमने, उस एम्ब्रियो के अंदर हम डायरेक्ट डीएनए डाल दिया माइक्रोनिज्म के जरिए तो भी हो सकता है, या फिर हमने हमारा जो एग है हम फर्टिलाइज एग हम उसके अंदर भी अगर हमने माइक्रो इंजेक्शन के जरिए माइक्रो के जरिए डीएनए डाला तो भी हम बना सकते हैं नया एनिमल्स, नए प्लांट्स माइक्रो इंजेक्शन के जरिए। अब देखिए इस साइड में आप यहाँ पर देखिए अच्छे से, ये वाला ये हो गया अगैरो जेल, ये है माइक्रोपिपेट सक्शन सेल, और ये है हमारी माइक्रोपिपेट। अब ये जो 3 बबल्स दिख रहे हैं आपको, ये 3 बबल्स मतलब 3 ये है डीएनए मॉलिक्यूल्स है। और इस माइक्रोपिपेट के जरिए हमने इस माइक्रोपिपेट को सेल, ये जो है दिस इज अ सेल। अब ये सेल एक है जिसके अंदर मैंने माइक्रोपिपेट इंजेक्ट किया है और उसके अंदर वो हमारा डीएनए छोड़ चुका है। ओके, अब मैक्रोइजेशन सेम उसी तरह की है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हम जो पीपेट इस्तेमाल करते हैं वो ग्रेटर दैन 10 मतलब 10 to 100 माइक्रोमीटर करते हैं, बाकी प्रोसेस सेम रहेंगी। एडवांटेज, दिस टेक्निक डज नॉट रिक्वायर प्रोटोप्लास्ट, इंस्ट्रूमेंट इज सिंपल एंड चीप, मेथड में प्रूव यूजफुल फॉर जीन ट्रांसफर इनटू सीरियस विच डू नॉट रिजल्ट फ्रॉम कल्चर सेल। मतलब जो हम टिश्यू कल्चर करते हैं उसमें हम मैक्सिमम मोनोकॉट कल्चर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू अब्सेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, मतलब मोनोकॉट कन्वर्ट करने के लिए, मोनोकॉट प्लांट्स को हमें ट्रांजिएंट बनाने के लिए काफ़ी अच्छी मेथड है, टेक्निकल सिंपल है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये थोड़ा लेस स्पेसिफिक है, लेस इफिशिएंट है, फ्रीक्वेंसी वेरी लो है कि 0 to 0.07% टोटल सेल में से हमें वो मिल सकता है। ये मैक्रो इंजेक्शन का है, मैक्रो का। अब नेक्स्ट मेथड है बॉयल स्टिक मेथड या फिर गन बम्बार्डमेंट मेथड, या फिर उसे फिर एक नाम दिया गया है मैक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड। ये मेथड सबसे पहले क्लीन एटाल ने 1987 एंड सैनफोर्ड एटाल ने 1987 में ढूंढ के निकाली। इसे मैंने पहले कहा कि पार्टिकल मेथड, जीन गन मेथड, पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड या गन बम्बार्डमेंट मेथड, मैक्रो प्रोजेक्टाइल मेथड, ये सारे नाम अलग अलग नाम है इसकी प्रोसेस के। यहाँ हम क्या करते हैं कि एक जैसे हम बंदूक से गोली रखते हैं तो हमको वो गोली हमारे आर पार चली जाती है, उसी तरह से सोचो अगर उस गोली का और उस बंदूक का साइज़ अगर मैंने छोटा कर दिया और उस गोली के ऊपर अगर मैंने डीएनए का पार्टिकल कोट कर दिया और वो गोली अगर मैंने प्लांट सेल को मारी तो हो सकता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्ट अंदर जाएगा और वो डीएनए डिलीवर कर देगा। अब बस फ़र्क इतना है कि मैं क्या करूँगा कि बस जो गोली है वो गोली को बाहर रोक दूंगा और बस अंदर डीएनए आना चाहिए। ऐसी है टेक्निक इस्तेमाल करके हम डीएनए को अंदर भेजने वाले हैं। ओके, तो इसमें जो गोली इस्तेमाल करते हैं बंदूक की, वो गोली बनी होती है टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल से, और उस गोली का जो साइज़ होता है वो होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। और हम इस टंगस्टन गोल्ड की जो बंदूक की गोली है, टंगस्टन गोल्ड की बंदूक की गोली, उस गोली के ऊपर हम हमारा डीएनए कोट करेंगे। हमारा डीएनए मतलब जो डीएनए मुझे ट्रांसफर प्लांट के अंदर डालना है वो डीएनए में कोट करूँगा और वो डीएनए फिर वो बंदूक की गोली के साथ अंदर आएगा। ओके, हम एक डायग्राम दिखाता आपको। ये है हमारा एक बेसिक मॉडल है, ये है एक बेसिक मॉडल गन का। यहाँ पर आप देखिए कि प्रेशर रिलीज करने के लिए हमने यहाँ पर हीलियम गैस का लिखा है 1000 psi। ओके, प्रेशर स्क्वायर पर इंच। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये जो गोल गोल दिख रहा है आपको, ये है हमारे टारगेट सेल टिश्यू, और ये जो है ये है स्टॉपिंग स्क्रीन मतलब यहाँ पर टंगस्टन और
जो टंगस्टन की और गोल्ड के ऊपर हम जो डीएनए रखा है, वो यहाँ पर क्या होगा कि वो टंगस्टन रुक जाएगा, इतने फोर्स से आएगा कि गोली यहाँ पे रुक जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो बारीक बारीक स्पोर्स, बारीक बारीक जो साइज दी है, इस साइज में से गोली यहाँ पे रुक जाएंगी। लेकिन गोली के साथ हम आपको आपने हमेशा देखा होगा कि आप अगर एक आधे मूविंग ट्रेन में होंगे या मूविंग बस में होंगे, तो आपकी बॉडी भी उस साथ में मूव करती है। आपको वो स्पीड या फिर जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो आपको महसूस होता है। जैसे ही गाड़ी ने ब्रेक किया तो गाड़ी एक जगह रुक जाती है, लेकिन आप आगे बढ़ते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने आपकी बॉडी भी उस गाड़ी के साथ मूव कर रही थी। भले ही वो आप गाड़ी के अंदर एक जगह बैठे हो, लेकिन आप गाड़ी भी आपके बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव कर रहे जैसे वो गाड़ी के साथ मूव कर रहे हो। सेम इसका ही टेक्निक है सेम, कि हम गोली स्पीड से मार रहे हैं। गोली के डीएनए कोटेड मॉलिक्यूल है, डीएनए की जो स्पीड है, गोली की जो स्पीड है, जो मूवमेंट है, वो मॉलिक्यूल फील करते हैं गोल्ड के ऊपर जो मॉलिक्यूल है डीएनए के, वो भी मूवमेंट पर रहते हैं। जैसे ही मैंने डीएनए के मॉलिक्यूल उस गोली को रोक दिया, गोली रुक जाएंगी, क्योंकि छेद छोटे छोटे हैं तो गोली बाहर रुक जाएंगी स्टॉपिंग स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स है जो गोली के ऊपर कोट थे, वो भी मूवमेंट में रहते हैं। कहा मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो अंदर आ जाएंगे स्क्रीन के, क्योंकि यहाँ पे गोली रुक जाती है क्योंकि पोर छोटे हैं। लेकिन उस छोटे पोर में डीएनए आराम से निकल जाते हैं, और वो डीएनए इतनी स्पीड से होते हैं कि वो यहाँ पर नीचे दिए गए जो इतने सारे सेल्स है, वो सेल्स में वो डीएनए इंसर्ट हो जाते हैं और हमारा ट्रांसपोर्ट सेल बन जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पर आप देखिए डीएनए कोटेड माइक्रोप्लेट्स रखे हैं, ये डीएनए कोटेड माइक्रोप्लेट्स जो टंगस्टन या इससे बने हैं। ऊपर से मैं हीलियम का प्रेशर दूंगा, हीलियम गैस प्रेशर से ये ऐसा नीचे आ जाएगा, झट से ये डिस्क रप्चर होंगी, प्रेशर यहाँ से यहाँ रिलीज होगा। प्रेशर जैसे रिलीज हुआ, जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतनी स्पीड से ये गोलियाँ यहाँ से निकलेंगी और यहाँ पे आके रुक जाएंगी। गोलियाँ रुक जाएंगी, लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो गोली के साथ मूवमेंट में थे, तो वो आगे बढ़ जाएंगे और हमारे टारगेट सेल को वो मिल जाएंगे। ओके, तो ये है एक बेसिक गन बम्बार्डमेंट की डायग्राम। ये है, देखिए एग्जांपल, मैंने प्लांट सेल का सेल लिया, सेल वॉल निकाला, प्रोटोप्लास्ट बनाया। फिर प्रोटोप्लास्ट को मैंने पार्टिकल गन से पेट्री ब्रश में प्रोटोप्लास्ट रखे। फिर पार्टिकल गन से उस प्रोटोप्लास्ट के ऊपर मैंने बहुत सारे गोल्ड टंगस्टन मॉलिक्यूल के जरिए डीएनए इंसर्ट किए। फिर उसको मैंने पेट्री डिश के ऊपर उस टिश्यू को कल्चर किया। फिर कल्चर करने के बाद उससे नए प्लांट बने। फिर प्लांट को हमने एक्लेमेटाइज किया, हार्डनिंग किया, फिर उसे हमने बाहर लाके प्लेस किया। तो ये जो प्रोसेस है ये जनरल है गन बम्बार्डमेंट की प्रोसेस टिश्यू कल्चर में। हम पहले गन के जरिए डीएनए डालते हैं प्रोटोप्लास्ट के अंदर, फिर उसको प्रोटोप्लास्ट कल्चर करते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर करने के बाद हम उससे बहुत सारे प्लांट सेल बनाते हैं। फिर बहुत सारे प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनाते हैं, जैसे आपने टिश्यू कल्चर देखा होगा। फिर टिश्यू कल्चर के बाद हमने हज़ारों प्लांट बनते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ये मेथड हम हर प्लांट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मोनोकाट हो चाहे वो डाइकाट हो। और हमारा जो इक्विपमेंट सेटअप है इस एक्सपेरिमेंट का, वो काफ़ी सिंपल है। हमें ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि जो गन है वो थोड़ी कॉस्टली है, और जो टारगेट होता है, मतलब अगर सपोज वो डीएनए जो मैंने इंसर्ट किया वो डीएनए कहीं भी जा सकता है, टारगेट फिक्स नहीं रहता है, रैंडम रहता है। मैंने प्रोटोप्लास्ट के ऊपर गोली से बम्बार्डमेंट किया, तो मेरा इस डिजायर्ड डीएनए चाहे वो न्यूक्लियस में जा सकता है, जीनोम में, या फिर साइटोप्लाज्म में जा सकता है, या क्लोरोप्लास्ट में जा सकता है, या वैक्यूल में जा सकता है, कहीं भी वो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये है कि मैं धड़ गोलियां मार रहा हूँ, 100 गोलियों में से एक न एक गोली न्यूक्लियस में जाएंगी। जैसे हम राइफल में युद्ध होता है तो हम राइफल इस्तेमाल करते हैं। राइफल कैसा है, रैंडम है, उसको स्पेसिफिक नहीं, तो हम धड़ बहुत सारी गोलियां मार देते हैं। ओके, बहुत सारी गोलियां मारने से उसमें से आधी गोलियां लगेंगी या नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं बच जाऊंगा या फिर मेरा दुश्मन मर जाएगा। सेम इसी तरह से हम गोलियों को मारते हैं रैंडमली प्लांट सेल के ऊपर। नेक्स्ट है सिलिकॉन कार्बाइड मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा चौथा गन बम्बार्ड मेथड है।
ये हम इसमें क्या करते हैं कि डीएनए है जो हमारा डिजायर डीएनए विथ मार्कर जीन, हम उसको सिलिकॉन कार्बाइड के फाइबर के साथ मिक्स करते हैं और फिर उस मिक्स करने के बाद हमारा जो प्लांट के जो प्लांट के अंदर हमें वो डीएनए डालना है, सपोज मैंने एक डीएनए लिया जो मुझे डालना है इंसुलिन का डीएनए जो मुझे डालना है एक प्लांट सेल के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, प्लांट टिश्यू लूँगा एक ब्लेंडर के अंदर, फिर प्लांट टिश्यू लेने के बाद उसमें मैं डालूँगा सिलिकॉन कार्बाइड के फाइबर, सिलिकॉन कार्बाइड के फाइबर के साथ मैं उसे कोटेड करके भेजूँगा डीएनए को, मतलब सिलिकॉन कार्बाइड के फाइबर के ऊपर मैंने अपना डीएनए डाला है विथ मार्कर जीन और उसे मिक्स करूँगा। तो जो फाइबर होते हैं ये फाइबर क्या करते हैं, फाइबर के स्मॉल एजेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर्स को बार बार घसने की वजह से पेंटेड करते हैं। ओके, तो जैसे पेंटेड किया तो जो डीएनए से कोटेड किया था फाइबर को, वो फाइबर डीएनए के अंदर चले जाएंगे और जैसे डीएनए के अंदर चले जाएंगे मतलब सेल के अंदर चले जाएंगे वो फाइबर अंदर गए सिलिकॉन कार्बाइड के, मतलब हमारा डीएनए में अंदर चला गया। तो ये मेथड इजी है, बस इसका एक थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसके जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर में कभी कभी ज़्यादा फाइबर होने की वजह से या फिर कम जो रेशियो है फाइबर टू सेल वो कम ज़्यादा बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसमें सेल डेथ ज़्यादा होता है, कभी फाइबर ज़्यादा हो गया और टिश्यू कम हो गया तो ड्यू टू रफ रबिंग ऑफ सिलिकॉन फाइबर सेल मर भी सकती है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे डायरेक्ट जीन मेथड ट्रांसफ़र। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट जीन मेथड ट्रांसफ़र जो कि है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। तो हम फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। देयर आर 4 मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। वन इज़ इलेक्ट्रोपोरेशन जिसमें हम इलेक्ट्रॉन करंट पास करते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। 2 प्रोसेस है उसके अंदर, हाई वोल्टेज कम सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए, शॉर्ट वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा माइक्रो सेकंड के लिए। बाद में है माइक्रो इंजेक्शन जहाँ पर हम इंजेक्शन के थ्रू माइक्रो पिपेट के थ्रू हम सेल के अंदर डीएनए इंसर्ट करते हैं। हमारी तीसरी प्रोसेस है गन बमार्ड मेथड जहाँ पर हम माइक्रो गन बनाते हैं। उस माइक्रो गन में हम गोल्ड पार्टिकल यूज़ करते हैं एज ए बुलेट और उस बुलेट के ऊपर हम कोट करते हैं डीएनए, फिर हम बुलेट को इंसर्ट करते हैं प्लांट सेल के ऊपर और हमारा डीएनए अंदर जाता है। ये होगी तीसरी प्रोसेस। चौथी है सिलिकॉन कार्बाइड मेथड। यहाँ पर हम सिलिकॉन कार्बाइड नाम के फाइबर केमिकल्स होते हैं, हम उस फाइबर के ऊपर अगर हम अपना डीएनए कोट करते हैं और विथ मार्कर जीन, फिर हम उस फाइबर को मिक्स करते हैं टिश्यू के साथ जो हम जिस प्लांट टिश्यू में डालना है, फिर उनसे हम ब्लेंडर मिक्स करते हैं। ब्लेंडर मिक्स करने से क्या होता है कि सिलिकॉन के फाइबर के एजेस प्लांट मेम्ब्रेन को रब करते हैं, रब करने की वजह से उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं और फाइबर अंदर चले जाते हैं। तो फाइबर अंदर चला गया मतलब हमारा डीएनए अंदर चला गया। तो ये हो गए हमारे 4 मेथड ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो आप यूट्यूब में हम कमेंट के नीचे भेजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझसे चैट भी कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक मुझे समझा नहीं, आप फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए।